Assalamu alaikum. My name is Nazia Altaf Ahmed from History Department in JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. In this presentation, we will discuss about the Paris Peace Settlement, Paris Peace Conference for TYBA G3. The title of the paper in TYBA G3 is History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस. डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली आलमी जंग के बाद मुनक़िद की गई थी, जिसका एम्स ये था, जिसको बनाने का मकसद ये था, ये कॉन्फ्रेंस जो थी इसका मकसद ये था कि दुनिया में अमन अमान का क़याम किया जाए, जिसमें चार बड़ी ताकतें, जिसको अलाइड पावर कहा जाता था, है ना, कहा गया था, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएस और इटली शामिल थी. द बिग फोर नेशंस इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, इटली डोमिनेटेड द पीस कॉन्फ्रेंस. ओके. प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लॉर्ड जॉर्ज. उसके बाद इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑर्लैंडो. उसके बाद जॉर्ज क्लैम्यू, ये फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर थे, और वुड्रो विल्सन, ये अमेरिका के जो है तो वज़ीर आज़म थे. ये चार बड़े वज़ीर आज़म, है ना, जो कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखी पहली आलमी जंग के बाद. इन चार बड़ी ताकतों ने, जिसे अलाइड पावर कहा जाता है, अलाइड पावर पहली आलमी जंग के बाद इनको कहा गया था कि इन लोगों ने मिलकर ये तय किया था कि एक ऐसी मजलिस अक़वाम कायम की जाए, यानी एक ऐसी लीग ऑफ नेशन कायम की जाए जो दुनिया के तनाज़ात को हल करने का काम करे. मैं बात कर रही हूँ ये 1919 की पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुई वो 1919 में हुई, यानी कि पहली आलमी जंग के बाद. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो स्टार्ट हुई 1914 से लेकर 1918 तक. अब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई वो 1919 में रखी गई. तो जो जीतने वाले ममालिक थे, यानी अलाइड पावर जिसे कहा गया, ये फ्रांस, यूके, इटली और अमेरिका, यूएस. इन लोगों का एक छुपा हुआ मकसद ये था कि लीग ऑफ नेशन इनके इशारों पर काम करे. इसका सबसे अहम मकसद ये था कि लीग ऑफ नेशन जो है तो इनके इशारों पर काम करे, बट ये इसको ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे. अब इसमें पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी इसे कायम करने में जो है तो बहुत सारे इनको डिफ़िकल्टीज़ आई. वो डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, वन बाय वन हम देखेंगे. पहले तो ये चाहते थे, ये ये 4 पीएम्स जो थे ये चाह रहे थे कि दुनिया अक़वाम मजलिस अक़वाम का क़याम किया जाए, एक ऐसी लीग ऑफ नेशन तैयार की जाए जो दुनिया के तनाज़ात को हल करने का काम करे. लेकिन इनका एक छुपा हुआ मकसद ये था कि लीग ऑफ नेशन इनके इशारों पर काम करे. ये सबसे अहम मकसद था इनका. अब इनकी डिफ़िकल्टीज़ ये थी. द जर्नलिस्ट पब्लिश्ड द डेली रिपोर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस इन देयर रेस्पेक्टिव नेशनल न्यूज़पेपर. हैंस द लीडर ऑफ द कॉन्फ्रेंस वेयर अंडर द कॉन्स्टेंट टेंशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन. सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये चारों क़ुव्वतें ये चाहती थी कि लीग ऑफ नेशन इनके मातहत काम करती रहे. इसी फ़िक्र को लेकर ये लोग पहली आलमी जंग के बाद आगे रहे, है ना. अब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की पब्लिकली वो इन बातों को आम नहीं करना चाहते थे कि जो है तो लीग ऑफ नेशन इनके मातहत और इनके इशारों पर ही काम करे. तो ये पब्लिकली जो है तो इन बातों को आम नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनके ऊपर एक दबाव था, एक प्रेशर था कि इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को आवाम के सामने आया किया जाए. एक ये इनके सामने दबाव रहा. ठीक है.
The conference was attended by various fields and hence resulted difficult to decide any issue with unanimous vote, है ना। इस तरह से इनके जहनों में एक तरह का टेंशन क्रिएट था चारों अक़वाम के। उसके अलावा उस ज़माने में मैंडेट सिस्टम जो है तो करने की बात चल रही थी। मैंडेट सिस्टम वो होता था जिन नौ आबादियात पर उन मुल्कों का कब्ज़ा था, उन मुल्कों की हर साल जो कि ट्रीटी ऑफ वर्सल्स में जो बात कही गई थी, जो इसके पहले हुई थी, इस ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के मुताबिक ये था कि जितनी कॉलोनी कायम हुई है इन मुल्कों के अंडर में, जितनी नौ आबादियात कायम हुई है, उन तमाम नौ आबादियात की सालाना माशी तरक्की की रिपोर्ट उन्हें लीग ऑफ नेशन में पेश करना पड़ेगा। ये एक डिफ़िकल्टी उनके सामने बहुत बड़ी आई, है ना। एवरी नेशन पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन वॉज बेंट ऑन हैविंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर इट्स ओन कंट्री। ओके, अब मैंडेट सिस्टम यानी कि माशी तरक्की की रिपोर्ट जितनी नौ आबादियात थीं तो उसे लीग ऑफ नेशन में पेश करना पड़ेगा। ये इनकी एक और डिफ़िकल्टी थी। और उसके बाद जिसकी वजह से वो प्रेशर में थे और उनके ऊपर जो है तो प्रेशर दबाव आता रहा कि मैंडेट सिस्टम जो है तो वो भी लीग ऑफ नेशन में पेश करना पड़ेगी। इन मुल्कों के दरमियान ये एक इन मुल्कों के ऊपर, इन कंट्रीज़ के ऊपर जो है तो ये एक प्रेशर रहा। उसके अलावा और एक अहम चीज़ इनके साथ ये थी कि अमेरिका लीग ऑफ नेशन के से अपने आप को अलग रखना चाह रहा था। वो चाहता था कि दुनिया की तमाम अक़वाम लीग ऑफ नेशन के साथ रहे, लेकिन मैं लीग ऑफ नेशन के ऊपर हावी रहूं। ये एक मसला था, इसलिए अमेरिका लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं होना चाह रहा था। और इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के सामने ये भी एक डिफ़िकल्टी रही, है ना, कि किसी तरह अमेरिका को शामिल कराया जाए। हर नेशन अपने अपने मुफाद के लिए सोच रही थी। एवरी नेशन पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन वॉज बेंट ऑन हैविंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर इट्स ओन कंट्री। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हर नेशन अपने अपने मुफाद के लिए सोच रही थी, यानी वो चाहते थे कि अपना मुफाद पूरा हो और इसी के लिए इनकी जद्दोजहद और कोशिश लगी हुई थी। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी, द सिलेक्शन ऑफ पेरिस एज अ प्लेस फॉर द कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट अप्रोप्रिएट। आपको मैं ये बताते चलूँ इसका जो पस मंज़र था, द नेचर एंड पॉलिसीज़ ऑफ द लीडर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस वेयर डिफरेंट। ओके, पहले पीपीसी का ये जो पस मंज़र था इसमें पॉइंट्स ऐड नहीं हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जितनी क़ुव्वतें थीं, अमेरिका, यूके, इटली, फ्रांस, ये जीतने वाले लोग थे जिसे अलाइड पावर थे, अलाइज पावर कहा गया था इनको। और ये जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया से बदला लेना चाहती थी। पहली आलमी जंग से पहले तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया ये वो ममालिक रहे जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को अपनी कॉलोनी बनाई। जैसे तुर्की के जो सुल्तान थे खलीफा अब्दुल हमीद सानी, तो उनके मातहत जो है तो हर मुस्लिम बादशाह जो है तो इनके अंडर में थे। उस ज़माने में तुर्की के जितने ममालिक थे वो तमाम तुर्की के मातहत हुआ करते थे। तुर्की में खिलाफत का निज़ाम था, यानी जितने भी तमाम मुस्लिम बादशाह थे वो सुल्तान को अमीर खलीफा माना करते थे, जितने मुस्लिम बादशाह थे। तो तुर्की के जो सुल्तान थे वो भी उनको अमीर माना करते थे, हर मुस्लिम बादशाह। जैसे हमारे यहाँ मुग़लों की हुकूमत थी, मगर इन मुग़लों के बहुत सारे ऐसे सिक्के मिलते हैं, औरंगज़ेब के दौर के सिक्के आप उठा कर देख लें, जिनमें ये लिखा हुआ मिलता है कि खलीफ़ा नायबुल मुस्लिमीन, यानी औरंगज़ेब भी अपने आप को खलीफ़ा के नायबीन में माना करते थे। ये तुर्की में जितने भी इस्लामी ममालिक थे वो तमाम मुस्लिम ममालिक और जहाँ जहाँ मुस्लिम बादशाह थे वो तमाम तुर्की की हिमायत में थे, है ना। इसी तरह जर्मनी का यूरोप के कुछ इलाक़ों पर भी कब्ज़ा था। उस ज़माने में कैसर विलियम जर्मनी के बादशाह थे। पहली आलमी जंग से पहले जर्मनी बहुत बड़ी क़ुव्वत थी, तुर्की बहुत बड़ी क़ुव्वत थी। तो इन बड़ी बड़ी क़ुव्वतों को जो है तो हराया गया, यानी पहली आलमी जंग में इन्हीं लोगों को निशाना बनाया गया।
اور امریکہ اور UK چاہتے تھے کہ پوری طرح سے لیگ آف نیشن ان کے ماتحت آئے تاکہ جو رسہ کشی UK جرمنی ترکی کی قائم تھی وہ ختم ہو جائے، ہے نا. یعنی جرمنی اور ترکی کی خاص طور سے کہنا چاہیے جو ان لوگوں کے درمیان جو رسہ کشی تھی UK کے درمیان، تو ان لوگوں کو یہ تھا کہ ان کی جو قائم تھی وہ ختم ہو جائے. یہ تھا الگ سے جو میں نے پس منظر آپ کو بتایا پیرس پیس کانفرنس کا، جو اس میں نہیں تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پوائنٹ میں نئے پوائنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے اور اس کو پر ڈسکس کریں گے. السلام علیکم.